अब तक आपने सुना, आशु एक साधारण परिवार की लड़की है। कुछ अमीर बिगड़े लड़के उसका बड़ी बेरहमी से रेप कर मरते हुए छोड़कर नदी के तेज बहाव में फेंक आते हैं। देखिए इस लड़की के साथ आगे क्या होता है, जानते हैं हम थोड़ी देर में आगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर जिसका नाम है सी से सिनेमा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 साल बाद, स्थान मलाबार हिल, मुंबई। एक आलीशान बंगला जहां 4 लोग बैठकर किसी महत्वपूर्ण बात पर चर्चा कर रहे हैं। बगल में रम की बोतलें खुली है। उनकी एक्टिविटी से लग रहा है कि पांचों बहुत गंभीर है किसी बात को लेकर। सबकी उम्र तकरीबन 25 से 28 के बीच ही होगी। तभी किसी ने आकर उनका ध्यान भंग किया। विक्रांत बाबा, आपको बड़े साहब बुला रहे हैं। तुमसे कितनी बार कहा है, बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। दिख नहीं रहा हम लोग जरूरी बातें कर रहे थे, विक्रांत ने बहुत गुस्से से कहा। सॉरी बाबा, अब से ऐसा नहीं होगा, प्लीज चलिए। नाम विक्रांत सिंघानिया, उम्र 28 साल, विजय सिंघानिया का सबसे बड़ा बेटा। एक डायमंड कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो उसे विरासत में उसके पिता से मिली, पर वो बखूबी संभाल रहा है। आज रात साउथ अफ्रीका से एक डायमंड व्यापारी इंडिया आने वाला था विक्रम सिंघानिया की कंपनी से डील करने। बस उसी के बारे में गुप्त रूप से चर्चा हो रही थी। चर्चा में शामिल चारों लोग शहर के जाने माने लोग थे। गौरवकांत दुबे, शहर का एक जाना माना नाम, 4 7 स्टार और कई 5 स्टार होटलों व रेस्टोरों का मालिक, मंत्री का बेटा जो ठहरा। उसकी भी उम्र 27-28 के आसपास ही होगी। दूसरा, इव्यास डिकोस्टा, स्टॉक मार्केट में शेयर होल्डर। पिता के मौत के बाद सारी जायदाद इन्हीं 2 भाइयों के नाम थी। करोड़ों की संपत्ति थी। इसका जुड़वा भाई इलियास डिकोस्टा भी इस काम में पार्टनर था, पर वो अभी यहाँ मौजूद नहीं था। दोनों की उम्र 27 साल थी और इनके साथ ग्रुप में था इनका एक और दोस्त रवि चौहान, शहर के एसपी का बेटा, जो फिलहाल तो कुछ नहीं कर रहा था पर बहुत जल्दी खुद की कंपनी शुरू करने वाला था। विक्रांत का भाई नामित सिंघानिया विदेश में जाकर मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ले रहा था, क्योंकि उसकी दिलचस्पी बॉडी बिल्डिंग में थी और वो एक दिन देश के लिए चैंपियनशिप जीतने का सपना देख रहा था। वहीं इनका एक और दोस्त एकराज देशमुख हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी आगे की पढ़ाई पूरी कर रहा था। साउथ अफ्रीका से जो हीरो का व्यापारी आने वाला था, उसी को ठहराने से लेकर उसकी सुरक्षा तक के इंतजाम की ही चर्चा चल रही थी। लिसन यार गौरव, आई डोंट वांट एनी कंफ्यूजन, एवरीथिंग एज टू बी परफेक्ट। मेहमान है वो मेरे, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है, यू नो ना। मुझे इन परफेक्ट काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उन्हें बेस्ट मिलना चाहिए सब कुछ, फिर चाहे वो उनके ठहरने का इंतजाम हो या उनकी सुरक्षा का। वो विक्रांत सिंघानिया के मेहमान हैं। विक्रांत अपनी रो में बोले जा रहा था। जस्ट चिल यार, हम लोग हैं ना, तुम टेंशन मत लो, वो मेरे 7 स्टार होटल में ही रुकेंगे।
और उसके आने जाने से लेकर रुकने तक की सारी जिम्मेवारी मेरी होगी। मैं पूरा एक फ्लोर उनके लिए रिजर्व कर देता हूँ। मेरे कुछ बॉडीगार्ड उनके साथ होंगे और उनकी ट्रेवलिंग मेरे बुलेट प्रूफ कार में होगी। गौरव ने सारी जिम्मेवारी उठा ली। थैंक्स यार, तूने मेरी सारी मुश्किलें आसान कर दी। विक्रांत ने गौरव को थैंक्स बोला। पता है तुम लोगों को बहुत काम है, पर निकम्मे तो हम भी नहीं हैं जो यहाँ बैठे रहे। अचानक रवि बोल पड़ा। व्यास को भी गुस्सा आ रहा था। मेरे भाई ने काम की सारी जिम्मेदारी खुद उठा रखी है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं यूं ही टाइम पास करूं। क्यों बुलाया मुझे यहाँ, बताओगे कुछ? ओके, रिलैक्स ब्रो। एक्चुअली मैंने एक और काम के लिए बुलाया है तुम लोगों को। क्या? सब एक साथ बोल उठे। इनकी बेताबी देख विक्रांत हंसने लगा। यार अब हम शादीशुदा हो गए हैं, सोसाइटी में हमारा अपना नाम है, पर तुम लोगों की कॉलेज वाली हरकतें अभी गई नहीं। अबे ओए, शादीशुदा तुम, गौरव और मेरा भाई ही है। अभी हम लोग सिंगल ही है, समझा? क्यों मुफ्त में हमारी आजादी छीन रहा है? व्यास ने घूरते हुए कहा। ओके, तो सुनो सब लोग, एक हफ्ते बाद अपने कॉलेज में रीयूनियन का प्रोग्राम है, विक्रांत ने बताया। हमें पता है, हम लोगों के पास भी आया है इनविटेशन कार्ड। ये बताने के लिए तुमने हमें बुलाया है? व्यास ने फिर मुंह बनाया। अरे रुको भाई, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हो। लो ये इम्पोर्टेंट स्कॉच पियो, दिमाग ठंडा रखेगा। विक्रांत ने मैकलन का एक पैक उसकी ओर बढ़ाया। यार मैं सोच रहा था चलते हैं अपन भी, काफी दिन हो गए, सबसे मुलाकात हुई, इसी बहाने मिल लेते हैं पुराने यारों से, विक्रांत ने कहा। अब किससे मिलेगा तू? ओ तेरी भाई, कहीं अभी तू उस भूरी आंखों वाले के सपने तो नहीं देख रहा? रवि ने मस्का लगाया। देख, हम भाभी जी के साथ गलत नहीं होने देंगे, अभी बताते हैं उन्हें, कहकर इलियास भाभी भाभी चिल्लाने लगा। चुप करोगे तुम दोनों? कुछ तो शर्म करो यार। गौरव ने घूरा तो दोनों शांत हो गए। यार कितने दिन हो गए हमें कहीं आउटिंग पर गए, हर वक्त बस काम ही काम, बहुत प्रेशर ले लिया हमने। चल थोड़ा चिल मारते हैं, पुणे चलते हैं, कॉलेज चलेंगे और पुराने दिनों को फिर से एक बार जिएंगे, विक्रांत ने कहा। ओके चलते हैं, रवि ने कहा। अक्कू, नामित और अली भी हमारे साथ चल सकते तो कितना मजा आता। अब नमो और अक्कू तो इंडिया में ही नहीं, और अली का तो पता है ना तुम्हें, ना तो वो कहीं आता जाता है और ना ही किसी से मिलता है, काम के अलावा और सब कुछ भूल ही गया है, व्यास ने कहा। हाँ, पता नहीं क्यों वो इतना अजीब हो गया है, खैर जाने दे, हम सब चलते हैं ना भाई, रवि ने कहा। ओके तो डन, हम सब मिलके चलेंगे एक हफ्ते बाद। विक्रांत ने दाहिना हाथ बढ़ाया तो बाकी सबने भी हाथों में हाथ रख दिए। सैटरडे मॉर्निंग शार्प 5 AM। ओके, सबने एक साथ कहा। विक्रांत के घर से निकलते ही गौरव अपनी BMW में बैठ गया। उसके आगे पीछे 2 बॉडीगार्ड्स हमेशा ही रहा करते हैं। रवि की भी अपनी क्रेटा थी और एवी की तो रेंज रोवर थी ही। सब एक साथ अपने अपने घर की ओर चल दिए। एवी और अली जूहू में रहते थे, उनका खुद का फ्लैट था। वहीं रवि अपने पिता के साथ अर्ली में रहा करता था। गौरव
बांद्रा वेस्ट में एक आलीशान 6 मंजिला बंगला का मालिक था। अक्कू का घर भी जुहू में ही था, पर फिलहाल वो इंडिया में नहीं था। कहने को तो सब कह आए थे कि पुणे जाना है, पर उनके मन में अजीब सी बेचैनी हो रही थी। हेलो यार रवि, पता नहीं क्यों यार एक बेचैनी सी हो रही है। जब से पुणे जाने को हाँ बोला है हमने, एवी से नहीं रहा गया तो उसने रवि को फोन कर दिया। हाँ यार, मुझे भी सेम फीलिंग आ रही है। पता नहीं क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। कहीं उस रात के कारण पागल हो गया है क्या? क्या नाम शराब बके जा रहा है? भूल गया है क्या पाप ने क्या कहा है? ये बात भूलकर भी अपनी जुबान तक लानी भी नहीं है। हाँ याद है मुझे। पता नहीं कैसे इतने सालों में पहली बार ये बात अचानक मेरे मुंह में आ गई। ये भी सच में घबरा रहा था। चल कोई नहीं, सो जा अब, ज़्यादा मत सोच। अब तक किसी ने हमारा क्या बिगाड़ा है जो अब बिगाड़ेगा? ना तो पहले किसी से डरते थे और ना ही अब। तू ठीक कह रहा है साला, जब सब अपने ओर है तो अपन को किससे डर। चल रखता हूँ, खामा खा तुझे परेशान किया। चल बाय, कहकर एवी ने फोन काट दिया। ठीक ही तो कह रहा है रवि, मैं भी बेकार में परेशान हो जाता हूँ। पर अब मुझे एक स्ट्रॉन्ग पैक की ज़रूरत है। उसने नीट की ढक्कन खोल ली। ये भाई भी ना, पता नहीं कब आता है कब जाता है, क्या काम करता है। 5 ही मिनट तो बड़ा है मुझसे, पर जिम्मेवारी दुनिया भर की ओढ़ के रखी है इसने। नीट ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। वो बड़बड़ाए जा रहा था। तभी नीचे एक लंबी गाड़ी रुकी। एक आदमी दौड़ता हुआ आया। उसने वर्दी पहन रखी थी, शायद गार्ड था। गाड़ी से उतरने वाले की पर्सनैलिटी जबरदस्त थी। बूट के जूते, लॉन्ग लेदर कोट, सर पे हैट, ब्लैक शर्ट और ब्लैक पैंट के साथ वो कंप्लीट मैन लग रहा था। वो इलियास डिकोस्टा था। अंदर आते उसने सोफे पे पड़े अपने भाई की ओर देखा और मुस्कुरा दिया। ये आज भी पीते पीते ही सो गया। ये लड़का भी ना कभी नहीं सुधरेगा। उसने उसे कंधे पर उठाकर उसके रूम तक पहुंचा दिया और बेड पर लिटाकर चादर उड़ा दी और प्यार से देखकर वहां से चला गया। कोई देखकर ही बता देता कि वो अपने भाई से कितना प्यार करता है। आज सब पुणे जाने की तैयारी में लगे थे। व्यास का घर। सुन छोटे, तू कहीं नहीं जा रहा, समझा? अली को अपने भाई की चिंता हो रही थी। देख, तू ना मुझे छोटा मत बुलाया कर। 5 ही मिनट छोटा हूं तुझसे मैं। तो क्या हुआ, रहेगा तो छोटा ही, चाहे 5 मिनट का ही सही। और कह दिया ना, नहीं जाना मतलब नहीं जाना, बस। क्यों नहीं जा सकता मैं? तू तो हर जगह जाता रहता है, फिर मैं क्यों नहीं? समझा कर छोटे, यहाँ बात पुणे की हो रही है। तो क्या हुआ, भूल गया तू? पता है मुझे, रवि से बात हो गई है मेरी। और तू ना इतनी चिंता मत किया कर मेरी। तेरे रहते मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता, है ना भाई? हाँ, जब तक तेरा ये भाई तेरे साथ है, तुझे किसी से भी डरने की जरूरत नहीं, समझा? तो मैं जाऊं ना भाई? ओके, बस अपना ध्यान रखना और जल्दी लौट कर आना। कहते हुए अली अभी के गले लग गया। गौरव और रवि के घर में भी कोमोबेश यही हाल था। देख बेटा, जाना है तो जा,
पर तेरे साथ बॉडीगार्ड्स भी जाएंगे, कह दे रहा हूं। गौरव के पापा मिस्टर निशिकांत दुबे मिनिस्टर थे, तो उन्हें अपने बेटे की सुरक्षा का ख्याल तो रखना ही था। ओ कम ऑन पापा, आई एम नॉट चाइल्ड, ओके। आफ्टर ऑल मैं भी एक बिजनेसमैन हूं, गौरव ने अकड़ते हुए कहा। ठीक है, जैसे तेरी मर्जी। मिस्टर दुबे अपनी पार्टी परिचर्चा में व्यस्त हो गए। वहीं चूंकि रवि के पिता खुद एसपी थे, तो वो कन्फर्म थे कि उनके बेटे को कोई छू भी नहीं सकता। अपने पुलिस महकमे के कुछ लोगों को चुपके से इनके साथ ही भेजने का इंतजाम कर रखा था उन्होंने। दिन सैटरडे, टाइम सुबह के 5 बजे। चारों रेडी थे जाने के लिए। विक्रांत ने मैरून शर्ट और ब्लैक पैंट और ब्लैक ब्लेजर का कॉम्बिनेशन डाला हुआ था। गौरव खास देसी अंदाज में व्हाइट कुर्ता और चूड़ीदार में अच्छा खासा दिख रहा था। रवि टी शर्ट और जीन्स और इव्यास फॉर्मल कोट सूट में था। क्योंकि सबको एक ही जगह जाना था, इसलिए सब इव्यास के रेंज रोवर में जाने वाले थे। 10 बजते बजते चारों अपने कॉलेज में थे। कॉलेज की भव्य इमारत काफी आकर्षक ढंग से सजी हुई थी। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट सारा अरेंजमेंट देख रहे थे। सारे पुराने बैच के स्टूडेंट इनवाइट थे। सबका स्वागत बुके से किया जा रहा था। हे डूड्स, व्हाट्स अप ब्रो, आफ्टर लॉन्ग टाइम। हाँ, अपने पुराने दोस्तों को भुला दिया तुम लोगों ने। कॉलेज फेयरवेल के बाद से नजर ही नहीं आए तुम लोग। उनके आते ही पुराने दोस्तों ने घेर लिया उन्हें। ओह हाँ, वो लोग मुंबई शिफ्ट हो गए इसलिए, विक्रांत ने कहा। पर पूरा ग्रुप एक साथ था। अरे नहीं, डैड का बिजनेस था, वहां पर सो जाना पड़ा। और रवि के पापा का तो ट्रांसफर हो गया, और बाकी सब तो होटल में ही रहते थे। यहाँ कॉलेज खत्म, हॉस्टल खत्म। अरे रिलैक्स ब्रो, इतना टेंस्ड क्यों हो गए? हम तो ऐसे ही पूछ रहे थे। ये क्या लेके बैठ गए सब? चलो ना, कुछ खाते हैं। जल्दी पहुंचने के चक्कर में सुबह से कुछ खाया नहीं, अभी जल्दी से बोला। सब फूड स्टॉल की ओर बढ़ गए। खाने का अरेंजमेंट वाकई शानदार था। हर तरह के डिशेज, कॉन्टिनेंटल, इटालियन वहाँ मौजूद थे। सभी ने पेट भर खाया और पुराने दिनों को काफ़ी एंजॉय किया। कुछ गेम भी खेले, कुछ डांस पार्टी भी हुई। ओवरऑल आज का ये रियूनियन बहुत शानदार रहा। चल अब निकलते हैं, वरना लेट हो जाएंगे। भाई ने जल्दी घर आने को कहा है, एवी ने बोला। अबे ओ भाई के चमचे, क्या जल्दी जल्दी मचा रखी है तूने? चल जरा गलत तर करते हैं पहले, रवि ने कहा। माल लाए हो ना? क्या बात करते हो बे? गाड़ी में फुल स्टॉक पड़ा है, तेरे भाई की गाड़ी है, समझा? तो चल अपनी पार्टी स्टार्ट करते हैं। काफी टाइम हो गया पुणे में धमाल मचाए। गौरव भी शामिल हो गया। उन लोगों ने एक जगह गाड़ी रोकी और काफी देर तक ड्रिंक करते रहे, पर विक्रांत ने लिमिट में ही पी। ड्राइव भी करना था, फिर निकल पड़े। अचानक रवि की तबीयत बिगड़ने लगी। उसे लगातार उल्टियां होने लगी। तीनों परेशान हो उठे, उसे संभालने लगे। गौरव ने एम्बुलेंस को फोन कर दिया और एवी ने उसके पापा को। अभी दंदनाती हुई पुलिस वैन आकर रुकी। 3-4 पुलिस वाले उतर कर आए और रवि को संभालने लगे। वो बेहोश हो चुका था, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या हो गया है इन्हें? एक पुलिस वाले ने पूछा। पता नहीं, ओवरडोज हो गया लगता है, विक्रांत ने अंदाजा लगाया। नहीं, ये ओवरडोज नहीं हो सकता। अचानक एवी ने भय मिश्रित स्वर में कहने लगा, गाइज इसके नाखूनों को देखो और हाथों को भी।
सबने देखा उसके नाखूनों और हाथों का रंग नीला पड़ने लगा था और अब वो अपने मुंह से भी खून निकालने लगा। एम्बुलेंस आ गई। गौरव रवि को लेकर उसमें निकल गया। पुलिस वैन भी साथ ही निकल गई। दिव्यास और विक्रांत बिल्कुल चुप थे। इन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अभी तो सब ठीक था और अभी अचानक ये क्या हो गया। क्या उनका दोस्त हमेशा के लिए उन्हें नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। विक्रांत ने गुस्से और बेचैनी से कहा। एवी की भी यही हालत थी। उन्होंने फुल स्पीड में गाड़ी भगा दी। उनके जाने के बाद वहीं छुपा एक साया बाहर निकल आया। आधी से ही रीत रही, अब कैसे बदलाए। जो बोया सो काटेगा, चाहे पड़े पछताए, कहकर हंसता हुआ वो साया अंधेरे में गुम हो गया। तो ये थी कहानी एक प्लान मर्डर की, जिसका ये दूसरा पार्ट था। अगले पार्ट में हम जानेंगे कि रवि के साथ क्या हुआ। क्या वो मर जाएगा, क्या वो जिंदा बचेगा, ये पता चलेगा हमें अगले पार्ट में। तो जब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू।